हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप जानते हो कि हर सब्जेक्ट का एक तो स्टैटिक पार्ट होता है, उसके साथ ही साथ एक करंट एस्पेक्ट रहता है। अक्सर स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है स्टैटिक और करंट के बीच में ना जो लिंकेज होता है उसको बनाने के अंदर। अब आप जानते हैं, जैसे अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यहां पर स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम करंट एस्पेक्ट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछता है। और आप जानते हैं हमारी पीडब्ल्यू ओनली है, इसकी बहुत सारी बुकलेट्स आती हैं, जैसे उड़ान स्टैटिक की भी आती है, प्लस उड़ान 500 प्लस, जिसमें आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर इस सेशंस के अंदर ना हम क्या करेंगे, हम उड़ान 500 प्लस को डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से आपका करंट एस्पेक्ट तो कवर हो ही रहा है, प्लस एट द सेम टाइम मैं इंश्योर करूंगा कि इन करंट अफेयर्स के साथ जो भी आपकी बैकग्राउंड लिंकेज चाहिए होगी, जहां जहां पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो जो स्टैटिक और करंट का जो ब्रिज होता है ना, वो आपको इन लेक्चर्स में देखने को मिल जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम मैं इंश्योर करूंगा कि जहां जहां पर यूपीएससी ने इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनको भी मैं साथ में इंटीग्रेट करूं, ताकि आपको ना इकोनॉमी की बहुत अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो कोशिश कीजिएगा इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखने की, बिल्कुल अंत तक देखिएगा, ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी मिले, करंट एस्पेक्ट भी कवर हो एंड अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाए। दोस्तों, आप सभी जानते हो मुझे एक कोट बहुत पसंद है, बेसिकली मेरी ही है, इकोनॉमी इज टेक्निकल बट नॉट टफ। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि इन लेक्चर्स के माध्यम से ना आपको जो इकोनॉमी के अंदर जो इश्यूज आते हैं या फिर जो आप फील करते हो कि काफ़ी मुश्किल होती है, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैं आपको समझाऊं, ताकि जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आए, आप उसके अंदर ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपने एग्जाम के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की डिस्कशन। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स के बारे में। देखिए, स्टैटिक पोर्शन के अंदर भी हमने जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में डेफिनेटली पढ़ा होता है, बट इसके साथ ही साथ ना हमें इनके कुछ करंट एस्पेक्ट्स को भी डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं पहले टॉपिक की, तो हम डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यूटीओ आप जानते होंगे कि एक मात्र ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है ट्रेड को फैसिलिटेट करना। कई बार जब हम ये वर्ड पढ़ते हैं ना, ओनली ऐसा कुछ आता है, हमें लगता है शायद वो स्टेटमेंट गलत होती है, बट नहीं। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि डब्ल्यूटीओ के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो दुनिया भर के कंट्रीज के बीच में ट्रेड को फैसिलिटेट करने वाली ये एकमात्र इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अगर हम ओरिजिन की बात करें, तो एक्चुअल में आप नोटिस करोगे कि जब 1944 के टाइम जब आपकी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस टाइम आपके ब्रेटन ट्विंस, दैट इज वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये डेफिनेटली निकल के आए थे। पर ओवर द टाइम बाद में बात तो हुई, बट 1948 के अंदर जाके जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया। फिर धीरे धीरे नोटिस किया गया कि दुनिया भर के अंदर चीजें बदल रही हैं। उस हिसाब से डब्ल्यूटीओ का ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं कब? 1 जनवरी 1995 को, आफ्टर द माराकेश एग्रीमेंट। उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के बारे में आप जानते ही होंगे। तो इस तरह से डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन होता है एंड इसके हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आप जानते होंगे कि डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं तो एक यहां पर ना टॉप मोस्ट बॉडी जो होती है, वो होती है आपकी मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। ये है आपकी टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। पर ये जो मिलती है, ये तो हर 2 साल बाद नियरली मिलती है। तो जो डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती हैं, वो परफॉर्म करी जाती हैं जनरल काउंसिल के द्वारा। ठीक है ना? तो ये डिसीजन मेकिंग डे टू डे बेसिस के ऊपर इनके द्वारा कैरी की जाती है, जनरल काउंसिल के द्वारा। पर एक्चुअल में अगर कोई टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो आपको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस देखने को मिल जाती है। ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अभी हम जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन फिशरीज। तो दरअसल में हुआ ये है कि स्विट्जरलैंड पहली कंट्री बन गई है जिसने कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट है ऑन फिशरी सब्सिडीज, इसको एक्सेप्ट कर लिया है। पर ये चीज आखिर है क्या? व्हाट इज एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज? देखो, यहां पर बात करी गई है कि अगर कुछ भी आईआईयू सब्सिडीज हैं, दैट इज इलीगल, अनरिपोर्टेड या कोई अनरेगुलेटेड फिशिंग सब्सिडीज है ना, उसको हम कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोक लगाएं। इसके साथ ही आपके जो अनरेगुलेटेड हाई सीज हैं, वहां पर फिशिंग के ऊपर जो सब्सिडी है उसके ऊपर रोक लगाई जाए, या फिर कुछ ऐसी जगह जहां पर फिश स्टॉक्स काफी ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, वहां पर भी कोई सब्सिडी ना दे। ये सारी बातें इस फिशरी सब्सिडीज के अंतर्गत बात करी गई है। अब आप जानते होंगे कि डब्ल्यूटीओ के अंदर ना
एक SNDT होता है। व्हाट इज SNDT? स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। जब भी हम बात करते हैं ना आपकी डेवलपिंग कंट्रीज की, उनके पास कुछ आपकी एडिशनल राइट्स, या फिर आपकी लीस्ट डेवलप कंट्रीज के पास आप कह लो, डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं जिसके माध्यम से उनको थोड़ा फेवरेबली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, नाम में ही क्या है, स्पेशल ट्रीटमेंट, थोड़ा अलग से ट्रीटमेंट, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो इसी पर्टिकुलर फिशरीज एग्रीमेंट के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा कि जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं एंड आपकी जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, उनके पास 2 साल का एक ट्रांजिशन पीरियड देखने को मिल जा रहा है, जिसके माध्यम से वो ये जो फिशिंग की बात कर रहा था, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग सब्सिडीज है, उनको कहीं ना कहीं वो यहाँ पे प्रोहिबिट कर सकते हैं विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि इनको टाइम पीरियड इस तरह से अलॉटेड है। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे जब हम बात करते हैं ना फिशरी सेक्टर की, तो आपको ये ध्यान में देना चाहिए कि इंडिया की GDP के अंदर फिशरीज लगभग 1% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एंड अगर हम बात करें ओवरऑल एग्रीकल्चर GDP की, तो वहां पर 5% जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो फिशरी सेक्टर का ही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं ग्लोबल फिश प्रोडक्शन की, तो आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि दुनिया भर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वो इंडिया नहीं है, वो कौन है, वो है आपका चाइना। इनके बाद जो नंबर आता है वो इंडोनेशिया का आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, बट चाइना डेफिनेटली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड आज के समय तीसरे नंबर पे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको देखने को मिलेगा फिशरीज के अंदर, इंडिया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेटमेंट अगर ऐसे आती है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिशेस, द आंसर इज रॉन्ग, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट। गेटिंग इट? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक्वाकल्चर के अंदर हम सेकंड नंबर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो था फिशरीज वाला पॉइंट। इसके अलावा ना एक टर्म और न्यूज में रही, दैट इज रीग्लोबलाइजेशन। देखिए, जब मैं बात करता हूं ग्लोबलाइजेशन टर्म की, आप इसका अर्थ जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है कि जब आप कहीं ना कहीं दुनिया के साथ थोड़ा इंटीग्रेशन या इंटरकनेक्टेडनेस, ये सारी चीजें बढ़ती है ना, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। हालांकि हम जब भी बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, थोड़ा इकोनॉमी पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, पर ये चीज जो होती है ना ग्लोबलाइजेशन, ये इकोनॉमी से आगे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी तो है ही है, उसके अलावा आपके आइडियाज, आपके वैल्यूज, आपका खान पहन, आपका रहना सहना, ये सारी चीजें भी जब कहीं ना कहीं बाकी और दुनिया भर के साथ कनेक्टेड होने लग जाता है, उसको हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसका जब उल्टा होने लग जाता है, उसको हम बोल देते हैं डी ग्लोबलाइजेशन। डी वर्ड थोड़ा नेगेटिव सेंस में जाता है ना, तो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जाना, वो डी ग्लोबलाइजेशन, जैसे कई बार आपने नोटिस किया भी होगा। पर यहां पर हमारे सामने वर्ड आ रहा है क्या? री ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है ना, जब आप कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने लग गए, आपस में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेडनेस को बढ़ाने लग जाते हो, उसको बोला जाता है री ग्लोबलाइजेशन। तो कई बार ये कॉन्सेप्ट भी न्यूज में रहता है कि क्या दुनिया में डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है या री ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग सारे आपके जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनका अपना अपना मानना होता है। पर हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि री ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से ना कहीं हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर मान लो दुनिया भर में कोई चैलेंजेस भी हैं, जैसे टेंशन हैं, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है, या फिर जो आपका इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर दुनिया भर में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, क्लाइमेट चेंज है, इनको हम कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से कैसे टैकल कर सकते हैं, ताकि आपस में जो कोलैबोरेशन है, जो इंटीग्रेशन है, उससे सबको फायदा हो पाए। यही कॉन्सेप्ट है री ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन एंड री ग्लोबलाइजेशन, ये सारी टर्म्स पे ऊपर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा एक जो टर्म हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए, दैट इज आपका MFN। व्हाट इज MFN? MFN स्टैंड्स फॉर मोस्ट फेवर्ड नेशन। दरअसल में WTO के अंतर्गत आपको, या फिर कैट के अंतर्गत पहला जो क्लॉज था, वो यही आपको देखने को मिलता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का। इसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए एक कोई कंट्री है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये कंट्री किसी दूसरी कंट्री को कुछ यहाँ पे ट्रीटमेंट जो अकॉर्ड करती है, उसको ये इंश्योर करना होगा कि बाकी और कंट्रीज को भी वो इस तरह से कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे। यानी कि इट शुड इंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही को दे रही है, बाकियों को भी वो कोशिश करे कि बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स को भी वही सारी चीजें यहाँ पे दे। तो एक्चुअल में ना कई लोगों का सवाल आता है कि सर फिर FTA वगैरह कैसे हो जाते हैं, बाकी सारी चीजें कैसे हो जाती हैं? वो सारी चीजें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। पर जब भी बात होती है मोस्ट फेवर्ड नेशन की, आपको ध्यान में ये रखना है कि इट स्टैंड्स फॉर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आपको पीस क्लॉज के बारे में भी जानना चाहिए। देखो, दरअसल में जो पीस क्लॉज की बात है ना, इसको यहाँ पे रीच आउट किया गया था ड्यूरिंग द बाली समिट इन 2013। इसका अर्थ क्या था? इसके माध्यम से ना जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको बोला गया था कि अगर आप मान लीजिए सब्सिडी लिमिट्स को ब्रीच भी कर देते हो, तब भी आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ डेवलप्ड कंट्रीज की, तो वहां पर ना एक लिमिट लगी हुई है
5% की कितनी आप सब्सिडी दे सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ डेवलपिंग कंट्रीज की तो उनके ऊपर भी लिमिट है, वो है आपकी 10% की। पर अगर मान लो ये जो सब्सिडी की सीलिंग थी, अगर इसको भी हमने ब्रीच कर दिया, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे मान लो इंडिया राइस के लिए ये चीज़ें देता है और अगर ये 10% की सब्सिडी की जो लिमिट है अगर वो भी बढ़ जाती है, उससे भी ज़्यादा हम यहाँ पे दे देते हैं, तो क्या उस केस में कुछ एक्शन उनके ऊपर होगा? द आंसर इज नो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका पीस क्लॉज जो है वो एक्शन में आ जाएगा, क्योंकि जिसके माध्यम से अगर आपने सब्सिडी लिमिट ब्रीच भी कर दी है तो तब भी आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको डब्ल्यूटीओ और उसके रिलेटेड टॉपिक्स के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं आईएमएफ के बारे में। अब देखो आईएमएफ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आईएमएफ का जैसे मैं आपको बता रहा था ना 1944, ये वर्ल्ड वॉर टू का टाइम है। वर्ल्ड वॉर टू आप जानते हैं 1939 से 1945 तक थी। खत्म होने से पहले की ही बात है कि 1944 के अंदर एक मीटिंग होती है ब्रेटन वुड्स के अंदर, जो कि आपका यूएस के न्यू हैम्पशायर में लोकेटेड है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, यूएन कॉन्फ्रेंस आप इसको कह सकते हो, इसके माध्यम से आपके दो भाई निकल के आए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ब्रेटन ट्विंस के नाम से, राइट। तो अकॉर्डिंगली 1945 के अंदर आप देखोगे सेटअप किया गया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ठीक है ना। जब भी किसी करेंसी क्राइसिस कुछ आता है किसी कंट्रीज के रिगार्डिंग, तो वहां पर एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह आईएमएफ काम करता है। कई बार आपने पाकिस्तान के केस में देखा होगा, कई बार आपने श्रीलंका के केस में देखा होगा। 1991 में इंडिया में भी आपको क्राइसिस देखने को मिला था, उस समय भी आईएमएफ के पास हम गए थे, ठीक है ना। इंडिया डेफिनेटली इसका आपको फाउंडिंग मेंबर देखने को मिल जाएगा। इसके हेडक्वार्टर्स आपको वाशिंगटन डीसी में आपको देखने को मिल जाते हैं। लगभग 190 कंट्रीज इसकी आज के समय के ऊपर आपको मेंबर देखने को मिलती हैं। अब जो हमें यहाँ पे बात डिस्कस करनी है वो ये है कि जब भी कोई कंट्री आईएमएफ को ज्वाइन करती है ना, तो वो एक कोटा सब्सक्रिप्शन को कंट्रीब्यूट करती है। ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी जीडीपी वगैरह कैसी है, वेल्थ कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल जीडीपी की इंपॉर्टेंस होती है, ओपननेस है, ट्रेड वगैरह कैसे हो रहा है वहाँ पे, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी हो गया, इंटरनेशनल रिजर्व्स कितने हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर। अब ये जो कोटा होते हैं ना, ये आपके डिनोमिनेटेड होते हैं किसके अंदर? आपके स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसको आप एसडीआर की तरह कह सकते हो। देखो एसडीआर ना करेंसी नहीं होती है आईएमएफ की, बट ऐसा कह सकते हो एक आर्टिफिशियल तरह की आप, या फिर ना आईएमएफ का रेदर आई शुड से इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ आईएमएफ, ठीक है। तो कोई आपसे कहे क्या एसडीआर एक करेंसी है? नहीं, ये करेंसी नहीं है और ना ही ये क्लेम है आपका आईएमएफ के ऊपर। इट इज जस्ट आईएमएफ का एक यूनिट ऑफ अकाउंट। अब जब ये बात होती है आपके एसडीआर की, तो यहाँ पर ना आपको टोटल 5 करेंसीज की बास्केट के ऊपर इसकी वैल्यू डिटरमिन करी जाती है। ये पहली बात, तो इन पांचों का आपको नाम पता होना चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम इन करेंसीज के अंदर किस पर्टिकुलर करेंसी को सबसे ज्यादा वेटेज है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑर्डर भी आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसकी? यूएस डॉलर की, फॉलोड बाय आपका यूरो, फिर उसके बाद आ जाता है आपका जो चाइनीज रेनमिन हो गया, इसके साथ ही साथ आपका जो जापानीज येन है, एंड लास्टली आपका पाउंड स्टर्लिंग। तो ये पांचों करेंसीज के एक तो नाम, एंड इसी ऑर्डर में कि हाईएस्ट यूएस डॉलर, फॉलोड बाय यूरो, फॉलोड बाय चाइनीज रेनमिनबी, फॉलोड बाय जापानीज येन, एंड लास्टली पाउंड स्टर्लिंग। तो इनको आपको पता होना चाहिए। तो कोटास इस हिसाब से डिटरमिन करते हैं कि कहीं ना कहीं एलोकेशन ऑफ एसडीआर कैसे होगा, उनका शेयर वगैरह क्या होगा, ठीक है ना। एंड इसके हिसाब से ही पता लगता है कि आईएमएफ से कोई बंदा या कोई कंट्री कितना यहाँ पे लोन ऑब्टेन कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। एक देखो और भी टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पर उसमें ना हमें बस स्टैटिक पार्ट ही पता होना चाहिए, जो कि हमने स्टैटिक अपने कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस भी किया हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, दैट इज एलपीआई, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखो पहले तो मैं आपको थोड़ा ना वर्ल्ड बैंक के बारे में समझा देता हूँ, एक बार आपको वो समझ आ गया फिर एलपीआई तो बड़े आराम से आप समझ ही जाओगे। देखो जैसा मैं अभी बता भी रहा था आपको कि कैसे ब्रेटन वुड्स के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है, उससे कहीं ना कहीं आपका वर्ल्ड बैंक का जन्म होता है। अब वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, काफी बार बच्चे इसके बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, मैं आपको सारा समझा दूंगा। देखो दरअसल में ना कुछ एंटिटीज के आपको नाम ध्यान में रखने होंगे। एक है आपका आईबीआरडी। आईबीआरडी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो वर्ड ध्यान से देखो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो एक्चुअल में ना जब इसको फॉर्मेशन हुआ, जैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर टू के बाद, तो आप नोटिस करोगे कि यार उस टाइम ना दुनिया में काफी तहस नहस हो रखा था।
तो दुनिया को रिकंस्ट्रक्ट करना था। तो उसी समय के ऊपर IBRD का आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से कोशिश ये रहती है कि कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करें, पॉवर्टी को एलिमिनेट करें, एंड इस तरह से ये अकॉर्डिंगली सॉवरेन गवर्नमेंट्स को इस तरह से ये पैसा देता है। ये काम है IBRD का। उसके अलावा आपको IDA देखने को मिल जाएगा, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब इसका काम ये रहता है कि दुनिया की जो सबसे पूरेस्ट कंट्रीज हैं वहां पर बेसिक नीड्स, हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये कैसे कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया जा पाए, ये IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का काम रहता है। इसके अलावा एक एंटिटी होती है IFC। व्हाट इज IFC? IFC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये क्या है? ये प्राइवेट सेक्टर आर्म है, यानी कि आपकी प्राइवेट कंपनीज हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, उनको ये लेंड करती है। उसके अलावा एक होता है मीगा। मीगा स्टैंड्स फॉर मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब इसके माध्यम से क्या हुआ? देखो, अगर मान लो कोई पर्सन किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको काफ़ी सारी चीज़ों का डर होगा, यार पता नहीं कल को वहाँ पे सरकार बदल जाए, कोई तानाशाह आ जाए, तो पता नहीं मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो ऐसे केस में उसकी इन्वेस्टमेंट को एक तरह से गारंटी देनी है, एक तरह की इंश्योरेंस देनी है। तो वहाँ पर ये क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के अंदर मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी कि मीगा का रोल रहता है। उसके अलावा एक होता है ICSID। ये है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो जो ICSID है ना, ये यहाँ पर डिस्प्यूट्स कुछ भी होते हैं इन्वेस्टर और कंट्री के अंदर, उनको सेटल करने के अंदर हेल्प करता है। अब देखो, जब मैं बात करता हूँ, ये 5 एंटिटीज तो आपको पता लगी। अब जब मैं बात करता हूँ ना वर्ल्ड बैंक की, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? वर्ल्ड बैंक। उसके अंदर आती हैं 2 चीजें, एक तो आपका पहला वाला IBRD और दूसरा वाला IDA। इसके अंदर सिर्फ यही 2 चीजें आती हैं वर्ल्ड बैंक की। जब मैं बात करता हूँ वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, उसके अंदर पांचों के पांचों आते हैं। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। आप ऐसा समझ सकते हो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक बड़ा हिस्सा है, उसका एक छोटा पार्ट क्या है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अंदर 2 चीजें, IBRD और IDA। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर पांचों की पांचों चीजें। एक छोटी चीज, आखिरी चीज आपको और भी पता होनी चाहिए कि इंडिया सबका मेंबर है, बस इंडिया ICSID का मेंबर नहीं है। मीगा, IFC, IBRD, IDA इन सबका है, पर ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसका इंडिया मेंबर नहीं है। अब वापस आते हैं हमारे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के ऊपर। तो दरअसल में हुआ क्या, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ना ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला जाता है। इंडिया का रैंक यहाँ पे काफ़ी अच्छा आया है। 2023 के हिसाब से इंडिया का रैंक था 38। तो यहाँ पर ना ये बताता है कि जैसे अलग अलग आपकी चीज़ें हो गया, फॉर एग्जाम्पल कस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल शिपमेंट, लॉजिस्टिक क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंस, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, टाइमलीनेस, ये सारी चीज़ों के ऊपर कोई कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, ये 6 कॉम्पोनेंट्स के हिसाब से उनका स्कोर देखा जाता है। आप खुद देखो ना यार, इंडिया से मान लो हमें कोई चीज़ बाहर भेजनी है, एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट उतना ही अच्छा हो पाएगा जितनी कम हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट होगी। फॉर एग्जांपल स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री हैंडलिंग, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, अगर उनके अंदर अच्छा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो दूसरी कंट्री के अंदर उसका दाम कम रहेगा एंड हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस और भी बेहतर होता रहेगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग पता होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं MICA के बारे में जानते हैं। ये क्या है? मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स। एक्चुअल में यूरोपियन पार्लियामेंट ने ना इसको अप्रूवल दे दिया है मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स को, ताकि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है हम कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट कर पाए। क्या है ये सर इस चीज़ का मतलब? देखो, आप एक बात नोटिस करो, हमारे पास अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एथीरियम, बिटकॉइन, स्टेबल कॉइन, इस तरह की चीज़ें। सही बात है। अब इनके ऊपर कुछ ना कुछ कंप्लायंस लगानी होती है, जो भी इन क्रिप्टो एसेट्स को इशू करते हैं उनके ऊपर कुछ हमें कंप्लायंस करनी पड़ेगी। तो दरअसल में ना जो मार्केट इन क्रिप्टो एसेट है उसको इसी वजह से बनाया गया है, ताकि ये जो भी क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, उनको लीगल एंटिटी की तरह यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाए, ताकि जो भी रूल्स हैं उनको वो प्रॉपरली फॉलो करने पड़े। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके डिजिटल एसेट्स हो गया, NFTs हो गया, CBDC जो होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो यहाँ पर इसके अंतर्गत कवर नहीं होते। समझे? तो कवर क्या होता है सर? एथीरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, इस तरह की जो ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज और जो नई क्रिप्टो करेंसीज इसमें आ रही हैं वो यहाँ पर माइका के अंदर कवर करी जा रही हैं। थोड़ा सा मैं आपको बिटकॉइंस और बाकी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। आप जानते होंगे
कि किसी भी चीज़ को, जैसे अगर हम बात करें बिटकॉइन की ही, तो वहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज को आज के समय बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इवन एल सल्वाडोर हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, यहाँ पर तो इसको लीगल टेंडर भी घोषित कर दिया गया है। लीगल टेंडर का अर्थ बेसिकली ये होता है कि अगर मान लो आपको किसी चीज़ का पेमेंट करना है, तो सामने वाला ना अंडर द ऑब्लिगेशन है कि उसको वो एक्सेप्ट करे ही करे। एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। द अदर पर्सन इज अंडर द कंपल्शन टू एक्सेप्ट इट एज द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स। इसको बोलते हैं हम लीगल टेंडर। इसके साथ ही एनएफटीज के बारे में आप जानते होंगे, नॉन फंजिबल टोकन। देखो एनएफटी दरअसल में क्या होता है ना, एक यूनिक टोकन होता है, इररिप्लेसेबल टोकन होता है। यानी कि कहने का अर्थ क्या कि मान लो आपका कुछ आर्ट वर्क है या आपका कुछ म्यूजिक वगैरह है, अगर आपको बताना है कि यार ये डिजिटल एसेट मेरा है, वो ओनरशिप आपकी है, क्योंकि ऐसे केस में अंदर आपके जो नई नई डिजिटल एसेट्स आ रहे हैं वहां पे किसी का भी ओनरशिप होना या प्रूव करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। पर एनएफटीज यहाँ पे इस प्रॉब्लम को भी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज दे आर यूनिक डिजिटल एसेट्स, जहां पर आपका जो भी आपका डिजिटल आर्ट हो गया या म्यूजिक हो गया, उनको कहीं ना कहीं आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। ध्यान रखने वाली बात यह है, दीज आर इनडिविजिबल, इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, एंड ना ही आप इनको 1-to-1 बेसिस के ऊपर एक्सचेंज कर सकते हो। गेटिंग इट? अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी कि हाँ, ये तो आप रियलाइज कर पाओगे कि ये चीज़ें क्या होती है, ये नॉन फंजिबल होती हैं एंड कहीं ना कहीं ये यूनिक भी होती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज MIT। नाउ व्हाट इज MIT? MIT इज मिडिल इनकम ट्रैप। समझना इस मुद्दे को कि आखिर ये मिडिल इनकम ट्रैप क्या है। पहली बात ये समझो, मान लो एक कोई कंट्री थी, ठीक है। अब ये कंट्री थी स्टार्टिंग में उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब एज इन की मान लो बहुत ही कम डेवलप्ड थी, मान लो लो इनकम कंट्री है, ठीक है। अब लो इनकम कंट्री होएगी तो देखो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होंगे सर, उनकी वेजेस भी लो होंगी, बिल्कुल ठीक बात है। उनको काम भी मतलब चीप लेबर होगी और टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल बेसिक होगी। अब देखो यहाँ पे वेजेस कम है ना, तो कहीं ना कहीं बाहर की कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यूएसए, वो पता क्या करेगा, वो यहाँ पर काम सप्लाई करेगा, वहाँ की कंपनीज यहाँ पे इंडिया में लोगों से काम कराएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेजेस कम है, लोगों को कम सैलरी देनी पड़ रही है। अगर सेम काम यूएसए में होगा तो कहीं ना कहीं सेम उस काम के लिए सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है ना, इस चीज़ से इस लो इनकम वाली कंट्री को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, एंड फिर क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से ना वो मिडिल इनकम कंट्री बन जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इतनी तेज़ी से तरक्की हुई है, बाहर दूसरे देशों से बहुत सारा काम आ रहा है, तो काफ़ी तेज़ी से ट्रांजिशन इनका हो रहा है। पर एक सर्टेन टाइम के बाद ये मिडिल इनकम से हायर इनकम की तरफ जाना ना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। वहां से वहां तक मूवमेंट, मतलब मिडिल इनकम से आपका हायर इनकम तक मूव करना अपने आप में बहुत बड़ा इशू बन जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तरह से आप मिडिल इनकम के अंदर ही फंस के रह जाते हो, जिसको बोलते हैं ट्रैप। क्यों सर फंस के क्यों रह जाते हो? अरे क्योंकि जैसे जैसे ये लो इनकम से मिडिल इनकम की तरफ मूव करा, डोंट यू थिंक कि यहाँ के लोगों की जो वेजेस होंगी सर वो भी तो बड़ी होंगी। अब जो इनके पास एक एडवांटेज था कि सस्ते वेजेस हैं, लोग बड़े कम रेट पे काम करने लग गए हैं, अब वो भी रह गया। अब कंट्रीज को लगेगा नहीं यार, कहीं और चलते हैं, किसी दूसरे देश चलते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? तो इस चीज़ को बोलते हैं मिडिल इनकम ट्रैप, कि आप लो इनकम से मिडिल इनकम तक तो बहुत तेज़ी से मूव कर जाते हो, बहुत फास्टली आप मूव कर जाते हो, पर फिर मिडिल इनकम से हायर इनकम की तरफ मूव करना, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाता है। तो वर्ल्ड बैंक इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि दुनिया भर की इकोनॉमीज को 4 इनकम ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज करता है, लो, लोअर मिडल, अपर मिडल और हाई इनकम। इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि ये चीज़ें देखी जाती हैं जीएनआई पर कैपिटा के हिसाब से, एंड उस हिसाब से कंट्रीज को क्लासीफाई किया जा सकता है। साथ ही साथ ना इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको थोड़ी याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि नोटिस करना यूपीएससी में कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन सी रिपोर्ट कौन निकालता है। तो मैंने ना यहाँ पे पूरी लिस्ट दे दी हुई है, आपको एक बार खुद भी इस लिस्ट को पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हालांकि अब तो ये रिपोर्ट नहीं आती, कुछ स्टैटिस्टिकल एरर्स की वजह से कुछ 4-5 साल पहले वर्ल्ड बैंक ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, पर जब ये आती थी तो दो बार यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यू मस्ट बी अवेयर कि हाँ यार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ना आपका वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। उसी तरह से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें इस तरह से आपको नाम याद रखने होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, ऋषभ शर्मा सर PW, उसके ऊपर मैं ये पूरी PDF इसकी अपलोड कर दूंगा। वहां पर आप जाइए और एक बार इनको पढ़िए, मतलब 2-3 बार पढ़िए, बल्कि एक बार क्यों 2-3 बार पढ़िए, ताकि ये जो आपको रिपोर्ट्स है ना ये याद हो जाए।
वरना देखो मैं आपको सिंपली बस बता दूंगा कि हाँ ETI वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो ना ही मेरी तरफ से कुछ एक्सप्लेन करने वाला बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, एंड एट द सेम टाइम आपको भी ऐसे लगेगा कि सर टाइम पास हो रहा है, क्योंकि आप नोटिस करो ना, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप खुद पढ़ के उसको याद कर सकते हो, इट इज़ ऑलवेज अ बेटर थिंग रेदर देन मैं आपको रैंडमली वो वीडियो को लेंथ एक्सटेंड करूँ। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे इस तरह से आप नोटिस करोगे, और भी इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे रिपोर्ट है, तो इनको प्लीज़ एक बार याद करने की कोशिश कीजिएगा। आपको मैंने बता दिया कि आपको ये जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे यूपीएससी ने 2015 में हमसे पूछा। आज एक चीज़ हमने डिस्कस करी ना पीस क्लॉज के बारे में, तो यहाँ पर यूपीएससी ने पूछा कि भैया ये जो पीस क्लॉज होता है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है या फिर एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में आते हैं? द आंसर इज वेरी सिंपल। हमने आज डिस्कस किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और हमने इसमें पीस क्लॉज का मतलब भी समझा था। उसी तरह से सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं या बैरियर्स होते हैं। कई बार हमारा सामान होता है जो सामने वाले देश जा रहा होता है, मान लो यूरोपियन यूनियन में जा रहा होता है, तो वहाँ पर वो कई बार अपने सामान को मना कर देते हैं अलग अलग कारणों की वजह से, कि हेल्थ पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया गया, लेबर लॉस को फॉलो नहीं किया गया, इस तरह की चीज़ें कई बार हमें देखने को मिलती हैं। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी ने क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स जो सब्सिडीज होती हैं, ये सारी चीज़ें किस किस में देखने को मिलती हैं? देखो डेफिनेटली सब्सिडीज आपकी WTO के केस में देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी सब्सिडीज होती हैं जो कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं होती, वो हम उनको ग्रीन बॉक्स कह देते हैं कि ये सब्सिडीज अलाउड हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ होती हैं जो एम्बर बॉक्स होती हैं, ये कहीं ना कहीं हैविली ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होती हैं, जैसे आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, इस तरह की चीज़ें। राइट, कुछ होती हैं जो आपकी प्रोडक्शन को लिमिट करने की कोशिश करती हैं, वो 2000 ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। तो इस तरह से जो सब्सिडीज वाला सेक्शन है, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स, ये कहीं ना कहीं ये भी आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने ये भी पूछा था कि जब हम बात करते हैं IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की, तो उस केस में वो किस किस को लोन दे सकता है? देखो, जो IMF पैसा लोन पे देता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंबर कंट्रीज को लोन पे देता है, ना कि ऐसा कि हर कंट्री को दे दिया या फिर सिर्फ डेवलप्ड को। अरे नहीं भैया, ये पाकिस्तान हो गया, इनको भी तो दिया है ना, तो अपने आप ये गलत हो गया, या फिर सेंट्रल बैंक को नहीं। तो आपकी जो मेंबर कंट्रीज होती है ना IMF की, उनको यहाँ पे इस तरह से लोन दिया जाता है। इसके अलावा 2016 में यूपीएससी ने पूछा था कि भैया IMF के SDR के अंदर कौन सी ऐसी करेंसी है जिसको प्रपोज किया गया है? अब तो ये चीज़ हो भी चुकी है, तो यहाँ पे आंसर था रेनमिनबी। पहले जो चाइनीज रेनमिनबी थी वो यहाँ पे इसका पार्ट नहीं थी, पर अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्डर के अंदर इनको याद करना, US डॉलर हाईएस्ट वेट, फॉलोड बाय आपका यूरो, फॉलोड बाय आपका चाइनीज रेनमिनबी, फॉलोड बाय आपका जापानीज येन, एंड लास्टली आपका जो आपका पाउंड स्टर्लिंग होता है। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये पता होता तो डेफिनेटली आप इसको बता सकते थे, पर आगे डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन भी यूपीएससी हमसे पूछ सकती है। इसके अलावा और पूछा गया क्वेश्चन है कि भैया इनमें से क्या ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल करेंसी होती है? द आंसर इज SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में मैंने आपको समझाया भी था कि ये क्या है, IMF की यूनिट ऑफ अकाउंट है। ये करेंसी नहीं है, बट आर्टिफिशियल करेंसी कह सकते हो, या फिर यूनिट ऑफ अकाउंट होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का। इसके अलावा क्वेश्चन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर भी पूछा गया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आप जानते होंगे, जैसे इसको याद करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पूरा वो टेबल आपको बताया है। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो IMF होता है, वो यहाँ पे इसको रिलीज करता है। साथ में ही ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ये जो आपकी रिपोर्ट आती है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे रिलीज करी जाती है। तो आप देख रहे हो मल्टीपल टाइम्स ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इवन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दरअसल में ये बात हो रही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, तो वो कहीं ना कहीं IMF के साथ डील हो जाती है। इसके अलावा जो हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल हमने NFT का कॉन्सेप्ट पढ़ा, नॉन फंजिबल टोकन का, तो आप नोटिस करेंगे कि डेफिनेटली NFT के अंदर हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, फिजिकल एसेट्स का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही ये यूनिक एसेट्स होती हैं या यूनिक टोकन्स होते हैं, मैंने आपको बताया अभी, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। येस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। पर अगर हम तीसरा स्टेटमेंट देखें कि ये ट्रेड किए जा सकते हैं, एक्सचेंज किए जा सकते हैं इक्वलेंसी के ऊपर, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये यूनिक होते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इनको इस तरह से नहीं किया जा सकता, दे कैन नॉट बी ट्रेडेड ऑफ एक्सचेंज एट इक्वलेंसी। तो थर्ड आपका गलत हो जाएगा, पहले दो आपके ठीक हैं। तो ऑप्शन नंबर A 1 और 2 ओनली आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। इसके साथ ही यूपीएससी ने एक क्वेश्चन हमसे बिटकॉइन के रिगार्डिंग भी पूछा था। यहां पर आप नोटिस करो, जब हम बात करते हैं ना बिटकॉइंस की, तो आप यहां पे समझ पाओगे कि बिटकॉइंस में ना दिक्कत क्यों आती है इतनी ज़्यादा। बिटकॉइन में दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि बिटकॉइन ना एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड है, तो यहाँ पर आपके सेंट्रल बैंक या कोई इस तरह से उसको ट्रैक नहीं रख पाता।
तो जो पहला ये जो बात कर रहा है कि दे आर ट्रैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्री, ये आप समझ गए होंगे कि ये स्टेटमेंट तो पक्का ही पक्का गलत हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि कोई भी आपका बिटकॉइन एड्रेस जिसके पास हो वो कहीं ना कहीं बिटकॉइंस को सेंड एंड रिसीव कर सकता है फ्रॉम एनीवन एल्स जिसका बिटकॉइन का एड्रेस होता है। यस, दैट इज इंडीड करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो किसी को भी बिना कोई साइड का ये जाने हुए कि सामने वाले की आखिर आइडेंटिटी क्या है। यस, आप किसी को भी इस तरह से भेज सकते हो। तो आपकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगी, पर आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों ये था आज का हमारा चैप्टर, जहां पर हमने मल्टीलैटरल हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, उनको हमने डिस्कस करा। साथ ही साथ हमने इसका स्टैटिक पार्ट भी देखा एंड कुछ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग पूछे हुए हैं, हमने उनको भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करी। तो आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया गया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क डेफिनेटली करते रहिएगा। आई विश यू द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।